Hello and welcome back, dear students. Welcome to this new video on Newton's law of motion. In this video series, we will be framing around 20 to 25 lectures, wherein I will be discussing completely Newton's law of motion chapter in these videos. So, in the very first video today, I'll be discussing some basic concepts regarding force. We'll be discussing the concept of force, we'll be discussing Aristotle's fallacy, we will be discussing inertia concept, momentum concept, change in momentum concept, and most probably we'll be taking first law of Newton's law of first motion, right? So if we will understand this very basic idea about Newton's first law of motion, so we are supposed to have the idea of first what we call as the force. The term force is supposed to be understood. So अगर हम फोर्स को समझे कि फोर्स होता क्या है, वी नो फोर्स इज एन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट चेंज. लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मोशन में लाएगा, मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाएगा. दैट इज व्हाट फोर्स डू. सो फोर्स के लिए तीन पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट. फोर्स इज आइडेंटिफाइड बाय थ्री वेज. फर्स्ट थिंग इज फोर्स के पास we should be knowing the magnitude of force, because this being the vector quantity हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन से भी हम डिसाइड कर पाएंगे. मोर ओवर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट होना चाहिए, दैट शुड बी व्हाट वी कॉल एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, राइट. सो फोर्स को डिफाइन जो करते हैं, तीन क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल, इफ आई विल अप्लाई अ फोर्स, और ये इस पे रखा हुआ है, मैं अप्लाई करूंगा नीचे इसके फोर्स और ये आगे जाएगा. सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, यही फोर्स मैं ऊपर लगाऊंगा. आप बॉटल पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो आप देखेंगे इट विल जस्ट रोटेट. तो अगर मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दिया तो इट विल अकॉर्डिंगली शिफ्ट. अगर एक बॉडी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अब ये उसमें एक तरीके का टॉर्क जनरेट करेगा, या आई में से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जनरेट करेगा. सो फोर्स के लिए तीन चीजें पता होनी चाहिए हमारे पास: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ये जो ये फोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसके पास दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वी नो दैट. उसके बाद जो इस चैप्टर में हमारे पास आइडिया होना चाहिए, वो होना चाहिए एरिस्टोटल की फैलेसी क्या थी, क्योंकि एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग सीक्वेंशियली विद द एनसीईआरटी. सो व्हाट इज एरिस्टोटल्स फैलेसी? देखिए, एरिस्टोटल की फैलेसी क्या थी, व्हाई वी कॉल दिस स्टेटमेंट एज फैलेसी. एरिस्टोटल ने एक चीज बोली थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रहना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रहना है, एक कॉन्टिन्यूअस एंड कांस्टेंट force is required. A continuous and constant force is required. So ये क्या बोला था एरिस्टोटल ने? सपोज अगर मेरे पास कोई बॉडी है और बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रहना है, सो फर्स्ट थिंग वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब वेलोसिटी जो हो वो कांस्टेंट हो. तो अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट होना है, तो वो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, एक कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट फोर्स जरूरत है. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट फोर्स लगा रहेगा, तो समझना जब भी फोर्स लगेगा, फोर्स गिव्स यू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन, राइट. फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रही नहीं. तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम एरिस्टोटल्स फैलेसी बोलते हैं, बिकॉज हिज स्टेटमेंट वाज रॉन्ग. बिकॉज उसने बोला था यूनिफॉर्म मोशन में कॉन्टिन्यूअस एंड कांस्टेंट फोर्स लगा रहना चाहिए. बट याद रखना आपको कि अगर एक कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगा रहे, भले ही वो कांस्टेंट हो, हमेशा याद रख लेना वो बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन. वो बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कहने का मतलब है कि वो बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा? वेलोसिटी चेंज. तो वेलोसिटी चेंज तो यूनिफॉर्म मोशन को डिपिक्ट नहीं करता है.
यूनिफॉर्म मोशन तो वो होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहती है, ना तो मैग्नीट्यूड बदले ना तो डायरेक्शन बदले, और तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। बट जब ये कांस्टेंट एंड कंटीन्यूअस फोर्स लगा रहेगा कि बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है कि उसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो यूनिफॉर्म मोशन है ही नहीं। तो बट उसने स्टेटमेंट दिया, ही गेव द आइडिया अबाउट द फोर्स, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेस्पेक्ट वी कंसिडर हिज स्टेटमेंट, बट दैट इज टेक्निकली रॉन्ग। अब ये यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं वहां पे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते। एक्सटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में मतलब जो एक्सटी ग्राफ है वैसा आना चाहिए, और जो वीटी ग्राफ है यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो ऐसा आना चाहिए, लाइक कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो आएगी। सो दिस वाज अबाउट व्हाट वी कॉल एज द एरिस्टोटल्स फैलेसी। एरिस्टोटल के स्टेटमेंट में क्या फैलेसी थी, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट नाउ। उसके बाद गैलीलियो भाई साहब आए थे, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज द फ्रिक्शन दे दिया था, वी नो दैट वेरी वेल। नाउ उसके बाद जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होनी चाहिए पता, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट करके। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो ये हमारा न्यूटन्स एनएलएम वाला चैप्टर है, दिस एनएलएम वाले चैप्टर में हम वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीनियर मोशन। सो दैट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट द इनर्शिया एसोसिएटेड विद द लीनियर मोशन। ठीक है ना, यहाँ पे रोटेशन वाला इनर्शिया हम कंसिडर नहीं करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So first thing, however, I will discuss the concept of rotation, moment of inertia as well. So we will understand this concept of inertia, right? Let me call this as I. I से तो moment of inertia discuss होता है, ये कोई physical quantity वैसे है नहीं। अब ये जो inertia होता है कि ये inertia होता क्या है, देखो सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। What does this inertia depict? Suppose मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और सेम ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, और let us say this is another object of same shape and same size. ये एक फुटबॉल है, let's say this is a football, और ये एक रॉक है, राइट। सो दोनों रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, तो दोनों की स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस जो राइट नाउ है ना वो रेस्ट है। अगर आप दोनों पे फोर्स लगाएंगे, फुटबॉल बहुत आगे जाएगी, लेट्स से आई विल जस्ट टेक एग्जांपल, आपने फोर्स लगाया और जो है फुटबॉल ये आगे चलेगी, लेट्स से फुटबॉल यहाँ पे पहुंच गई। और जब आपने यही फोर्स किस पे लगाया, पत्थर पे लगाया, ये आगे नहीं जाएगा अगर जरा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, रेयरली पॉसिबल। नाउ व्हाट इज द थिंग, जबकि दोनों में सेम मास था, सॉरी दोनों का सेम शेप था, दोनों का सेम साइज था, आपने एक फोर्स एक पे लगाया जिसकी जो उसकी पहली स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस थी यानी रेस्ट में थी, वो आगे गया यानी उसने उतना रेजिस्ट नहीं किया। और ये पत्थर जो है इस पे भी आपने फोर्स लगाया, ये आगे नहीं गया, दैट मीन्स इट रेजिस्टेड। क्या चीज रेजिस्ट किया, जो आपने फोर्स लगाया जिस स्टेट में ये पहले था रेस्ट वाली स्टेट में, उसको चेंज न होने दिया। So this means this resisted more. This offered resistance to the applied force that you applied. So by here I can say कि इस बॉडी ने ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया, ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाने के कारण we can say if we have to measure that resistance, कि किस टर्म्स में हम उस रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, that is what we call as the inertia. तो कहने का मतलब इस बॉडी पे भी फोर्स लगा है, ये बॉडी यहाँ पे पहुंची, इस बॉडी पे फोर्स लगा है, ये यहीं पे पहुंची, इस बॉडी ने, फुटबॉल ने जो है या रॉक ने जो है सॉरी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किया। सो आई कैन से इट रेजिस्टेड द स्टेट चेंज। सो आई विल से रॉक हैज, आई विल से रॉक हैज more inertia, like more tendency to resist, even though it resisted as well. So what is the thing that gave it inertia, and that is mass, क्योंकि इसके पास जो है बहुत ज्यादा मास था। यू विल नॉट से कि शेप ऐसी थी, शेप हालांकि दोनों में सेम थी, साइज दोनों में सेम था। सो एक क्वांटिटी के कारण, एक सॉरी आई में से एक प्रॉपर्टी के कारण इस फुटबॉल ने क्या किया, इस रॉक ने रेजिस्ट किया अपनी स्टेट को चेंज होने में। सो दैट दैट कैपेसिटी
that tendency is what we call as the inertia. So I hope this concept of inertia is understood. So अगर हम inertia को कहेंगे, define करेंगे, so we will say it is the tendency to resist state of rest or state of यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब दोबारा यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? सपोज अगर आपके पास फुटबॉल और रॉक दोनों सेम स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं, फुटबॉल भी आ रहा है, रॉक भी आ रहा है, तो आपको दोनों को रोकने की कोशिश करनी है। सो दैट मीन्स फुटबॉल को आप इजीली रोक पाओगे और रॉक को रोक नहीं पाओगे, बिकॉज इट विल रेजिस्ट। रुकने को अब ये रेजिस्ट करेगा। पहले तो चलने को रेजिस्ट कर रहा था, अब ये रुकने को रेजिस्ट कर रहा है। तो ये टेंडेंसी इस ऑब्जेक्ट में कि ये रेजिस्ट करेगा चेंज की स्टेट वो चेंज होने में, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द इनर्शिया। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, 10 मीटर तो कांस्टेंट ही होता है, और इसी वेलोसिटी से ट्रक आ जाए आपके पास, दोनों की स्पीड क्या है? सेम, बट रोकना किसको मुश्किल है? ट्रक को। रीजन? बिकॉज उसमें ज्यादा मास है, ज्यादा मास होने के कारण उसका इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा होने के कारण वो रेजिस्ट ज्यादा करेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इट। सो इनर्शिया इज ओनली द फंक्शन ऑफ मास, more the mass more the inertia. So I will say next point, it is function of mass, function of mass. moreover ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है। उसके बाद याद रखना ये इनर्शिया जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेनी थिंग्स, शेप, साइज एंड ऑल दैट। फिलहाल के लिए हम समझेंगे वेलोसिटी, ठीक है। और ये यहाँ पे जो मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर मोशन। अब ये हमारे पास आ गया इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, इज फंक्शन ऑफ मास, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, मोर द मास मोर द इनर्शिया। लेकिन याद रखना है डियर स्टूडेंट्स आपको कि इनर्शिया का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया अबाउट रोटेशन वाले पार्ट में। तो अगर मैं इनर्शिया की बात करूं, इनर्शिया अगर मास सेम है, सेम मास, शेप्स डिफरेंट, शेप्स डिफरेंट है, तो इनर्शिया सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल ले लेता हूँ, लेट्स से इनका मास सेम है, एम एम एम, तो मैं बोलूँगा इन तीनों का जो है मास सेम होने के कारण इनका सेम क्या होता है? इनर्शिया सेम है। बट नोटेबल पॉइंट क्या है कि अगर मैं रोटेशन की बात करूं, रोटेशन में अब इनर्शिया पहले तो हमने समझ लिया कि जिसको हम नॉर्मल इनर्शिया कहते हैं, लीनियर इनर्शिया की बात करेंगे। इनर्शिया रेजिस्ट कर रहा था लीनियर मोशन को, लेकिन बॉडी में एक टेंडेंसी होती है कि रोटेशन को रेजिस्ट करता है। सो व्हेन अ बॉडी रेजिस्ट्स द रोटेशन, आपने बॉडी को ऐसे रखा और आप इसको घुमाना चाह रहे हो, अभी आप आगे नहीं ले जाना चाह रहे हो, यू आर ट्राइंग टू रोटेट इट। रोटेशन में जो ये रेजिस्ट डालेगा या रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट रेजिस्टेंस टू रोटेशन इज व्हाट वी कॉल एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप्स पे डिपेंड करेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया साइज पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। सो रोटेशन में याद रखना, रोटेशन में जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस टू रोटेशन, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ inertia. So what is moment of inertia? It is actually the resistance in the rotation, what we call as the moment of inertia. अब moreover इसमें क्या आपको याद रखना है, जो ये moment of inertia है, ये जो ये moment of inertia जिसको हम MOI लिखते हैं, moment of inertia किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है शेप पे, ये डिपेंड करता है साइज पे, इवन तो ये डिपेंड करता है एक्सिस पे, इवन तो ये डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, और भी चीजें हैं, इवन दो ये डिपेंड करता है लेंथ पे, एक्स्ट्रा। सो दिस इज द critical difference
what conceptual difference between inertia and moment of inertia, what we are supposed to understand. Suppose for example मैं आपके सामने एग्जांपल ले आता हूँ शेप और साइज का. पहले मैं एक टेक्निकल एग्जांपल की बात करूं. लेट्स से आई एम गिविंग यू अ रॉ एग. एक एग है जो रॉ है, जैसा है, अभी बॉईल नहीं हुआ, और मेरे पास एक बॉइल्ड एग है. रॉ एग और बॉइल्ड एग दोनों को क्या किया मैंने, एक बॉइल्ड एग है एक रॉ एग है, लेट्स से दे हैव सेम मास सेम साइज सब कुछ. अब मैंने दोनों को रोटेट किया, आगे नहीं ले जा रहा हूं मैं, दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, रोटेट कर रहा हूं. सो क्वाइट ऑब्वियसली अगर मैं आपसे बोलूं पहले कौन रुकेगा, इफ आई एम सपोज टू डिस्कस कि पहले रुकेगा कौन, सो यू नो रॉ एग, रॉ एग will stop earlier. बॉइल्ड एग तो थोड़ा सा लेट रोटेट करेगा, इस सॉरी लेट तक रोटेट करता रहेगा और बाद थोड़ी देर बाद रुकेगा. इवन दो मास सेम है तो रोटेशन में तो इसने ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किया, सो आई कैन से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ज्यादा देन बॉइल्ड एग. आप सोच रहे होंगे कि दोनों का मास तो ऑलमोस्ट सेम था, सो व्हाट इज द थिंग दैट मेड इट हैपन, इट इज द मास डिस्ट्रीब्यूशन. मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का डिफरेंट है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण so it will be different, so there will be different resistance, that is what we call as the moment of inertia. For example मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको. सपोज अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉटल है और बॉटल में क्या है, लिक्विड है, सेम बॉटल है, उस बॉटल में लिक्विड को हमने क्या कर दिया, वी फ्रीज दिस लिक्विड. बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी था, पानी जम चुका है. अब एक बॉटल के अंदर पानी है, एक बॉटल के अंदर what we call as the बर्फ है. आपने दोनों को घुमाया, the moment you rotated both of the bottles, you will observe the bottle जिसमें लिक्विड है वो बॉटल जल्दी रुक जाएगी, बट जो बॉटल जिसमें बर्फ बन चुका, आइस बन चुका है, वो थोड़ी देर बाद रुकेगी. दोनों का मास सेम, दोनों में सेम ही फ्लूइड है. what is the thing that is making the bottle which is having liquid to stop earlier? It is, I may say, it is offering more resistance to the rotation. ये घूमना नहीं चाह रही है. that is what we call as the moment of inertia. mass भी same, सब कुछ भी same, but there's a difference in the rotation, right? so that is what we call as the moment of inertia. moreover मैं example के तौर पे एक और example ले लेता हूँ. let's say I have a circular plate. में से लिक्विड वाला ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्कुलर प्लेट है. अगर मैं इस सर्कुलर प्लेट की बात करूं, ये सर्कुलर प्लेट में मल्टीपल एक्सिस है. एक एक्सिस ऐसी है, एक एक्सिस एक तो इसकी ये वाली एक्सिस है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर. एक एक्सिस तो इसके डायमीटर से पास हो रही है, यानी इसको ऐसे घुमा दूं. एक एक्सिस तो इसकी टेंजेंशियल ऐसे जा रही है, राइट? सो वी हैव मल्टीपल एक्सिस. इसको ऐसे घुमाना इजी कंपैरेटिवली टू ऐसे घुमाना, और अगर ऐसे घुमाओ तो डिफरेंट रोटेशन लाइक डिफरेंट रेजिस्टेंस. सो वी डू हैव सेम ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस इन डिफरेंट वेज. ऐसे अलग रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ऐसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. सो दैट मीन्स इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट में मास तो सेम है, बट मास में अगर आप एक्सिस ही चेंज करोगे on different axes you will get different resistance to the rotation. so इसी को हम concept of moment of inertia बोलते हैं, जो हम रोटेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा देते हैं. वहां पे ये डिटेल में ही पढ़ना होता है. एक और एग्जांपल ले लीजिए. सपोज मेरे पास एक रॉड है, एक रॉड है, और लेट्स से मैं इस रॉड को रोटेट करना चाह रहा हूँ. एक बच्चे ने यहाँ पे पकड़ लिया, एक बच्चा बीच में पकड़ रहा है रॉड को, एक ने यहाँ से पकड़ लिया. लेट्स से द फर्स्ट स्टूडेंट पिक द रॉड ओवर हियर और वो रोटेट करना चाह रहा है. जिस स्टूडेंट लेट्स से ए पे पकड़ लिया, उसको रोटेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी. फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लेते हैं. अगर ये रॉड है बहुत बड़ी और मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे पकड़ू, अगर मैं यहाँ पे पकड़ के इसको रोटेट कराना चाह रहा हूँ तो आई विल फील डिफिकल्टी. बट अगर मैं इसी रॉड को यहाँ पे पकड़ के रोटेट करूंगा, सो आई विल फील इट इजी. even though mass is same, so the mass distribution, or I may say the distance from the axis of rotation पे there will be different resistance. यहाँ पे ये ज्यादा resistance offer कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, moment of inertia. so I hope this basic moment of inertia idea आपको concept समझ आया होगा कि moment of inertia resistance to the what we call as the rotation. ठीक है, इसको जैसे हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कहाँ पे करते हैं, what we call as the rotation वाले चैप्टर में. we discussed force का basic idea, we discussed
inertia का basic idea. We discussed Aristotle's fallacy, and the basic fundamental in this entire NLM is do remember the concept of what we call as the uniform motion. Fine. अब उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर इस चैप्टर का है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट थिंग डू रिमेंबर, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है? इट गिव्स यू क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स. अब वो क्या है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे. देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है, सपोज if we have a body and that body is at rest, let's say this is a body and this body is at rest, and we have another body and this body is in uniform motion. और uniform motion का मैं बार बार बोल रहा हूँ, uniform motion is what we call as the velocity should be constant. वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, ओके. ये स्टेटमेंट क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है, सपोज इफ वी डू हैव अ बॉडी एंड दैट बॉडी इज एट आइदर एट रेस्ट, और अगर हम रेस्ट वाली स्टेट से इसको लाइक चेंज करना चाहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, सो वी आर सपोज टू अप्लाई फोर्स. दूसरा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स भी जीरो. इसका मतलब अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में होने के कारण अगर आप इसको रेस्ट में लाना चाहते हो तो आपको भी जो है फोर्स की जरूरत होगी. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वालिटेटिव डेफिनेशन. Qualitative definition means if you have to change the state of rest or to change the state of motion, uniform motion, you have to at least apply force. So ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ, ये बस ये बताता है कि बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए किस चीज की जरूरत है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द फोर्स. अब कितना फोर्स जरूरत है ये वो बता नहीं पाएगा, वो बता पाएगा सेकंड लॉ. That is the reason we call second law as second law gives the quantitative definition of what we call as the force. First law क्या बताता है? Qualitative definition of force. Like to change the state either from rest to motion or uniform motion to rest, we have to apply force. So force की जरूरत है to change the state of the existence of the body. So that gives the qualitative definition of the force. अब यहाँ पे एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया हमारे पास होना चाहिए. राइट नाउ अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, डज इट मीन कि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है? सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सपोज मैं यहाँ पे इस पेन को हाथ में रख दूं एंड दिस पेन इज एट रेस्ट, सो डज इट मीन कि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है? डज इट सिग्निफाई सो कि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है? अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, दैट इज टोटली रॉन्ग. बिकॉज इस पे फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटी का, और मेरे हाथ ने इसको रिएक्शन दिया है, यहाँ से हवा आ रही है, ये काउंटर उसको बैलेंस कर रहा है बाय आइदर बाय फ्रिक्शन और एनी मींस. सो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होने का मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है. इस कोई बॉडी रेस्ट में होने का मतलब ये होता है कि उस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. Net is zero on it. It is not this forces are zero, but I may say the vector sum of the forces is zero. So इसका मतलब रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब v is equal to zero, और v is equal to zero इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो, जितना फोर्स इधर इतना फोर्स हर डायरेक्शन में फोर्सेस क्या है सेम. So I may say this body is in equilibrium. This body is in state of what we call as equilibrium. अब उसके बाद ये वाली बॉडी तो मूव कर रही है. अब मूव कर रही है तो इसका मतलब ये तो यूनिफॉर्म मोशन में, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो. अब इस वाली बॉडी पे भी हमने बोला कि नेट फोर्स जीरो है, इस वाली बॉडी पे भी मैंने बोला अभी एफ नेट इज इक्वल टू जीरो या एफ रिजल्टेंट इज जीरो. इस वाली बॉडी पे भी मैं बोल रहा हूँ एफ नेट जीरो. देन व्हाट इज द डिफरेंस?
अगर एफ नेट जीरो ना होता तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, फोर्स इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती, बढ़ती घटती या सिर्फ डायरेक्शन बदलता, वो सर्कुलर मोशन हम जानते हैं। अब इसका मतलब ये बॉडी अभी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। तो यहाँ पे जो कोई बॉडी रेस्ट में होती है उसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है डियर स्टूडेंट्स ये होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये क्यों जरूरी है? अभी जब आप मोमेंटम टाइम ग्राफ सेकंड लॉ में पढ़ते हैं वहां पे हमें ग्राफ से पहचानना पड़ता है कि स्लोप तो जीरो है, फिर आपसे टेक्निकल सवाल जो बनता है जहां पे स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक है या ये इक्विलिब्रियम डायनामिक है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट whether this is static equilibrium or dynamic equilibrium। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, डायनामिक इक्विलिब्रियम का भी मतलब नेट फोर्स जीरो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब जो है बॉडी रेस्ट में होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी जो होगी वो यूनिफॉर्म मोशन से जाएगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है नेट फोर्स अभी भी जीरो है, दैट इज व्हाट वी कॉल द डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लें। ओके, स्टैटिक, क्योंकि ये मोमेंटम टाइम ग्राफ में डियर स्टूडेंट्स बड़ा काम आता है कि स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम वहां पहचानने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट जो है वो जीरो है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का भी मतलब एफ नेट जो है वो जीरो है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, स्टैंडिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। इफ वेलोसिटी इज जीरो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सो मोमेंटम इज जीरो। और यहाँ पे बॉडी इज इन, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यहाँ पे v जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे जो मोमेंटम है वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि बॉडी में वेलोसिटी है तो मोमेंटम नॉन जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है क्योंकि ये हमारे ग्राफ्स के काम आएगा। तो इस बॉडी पे मोमेंटम नहीं है। सो आई होप this basic idea of this what we call as the inertia and first law is clear. Now moving to this next one more article of this NLM part, that is the concept of, दोबारा यहाँ बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ लीनियर मोमेंटम की, है ना, क्योंकि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है, तो उससे इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किसी बॉडी में लीनियर मोमेंटम जीरो होगा बट एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट होता है। जैसे ये पेन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, तो अपनी एक्सिस पे लीनियर मोमेंटम तो है नहीं इसमें। तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर कट होना चाहिए, व्हाट इज मोमेंटम। तो देखिए न्यूटन ने कैसे डिफाइन किया, न्यूटन ने डिफाइन किया इसको, उसने बोला कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम is the quantity which measures the quantity of motion, which measures the quantity of motion, कि एक बॉडी ने कितना मोशन दिखाया, that is what is measured by the momentum। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉडी ले लेता हूँ 2 kg है, ये भी 2 kg है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। क्वाइट ऑब्वियसली ये वाली बॉडी जो है, बॉडी नंबर 1, मास तो हालांकि दोनों का सेम है, ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा। लेट्स से आफ्टर 2 मिनट्स आई विल ऑब्जर्व, एंड आई विल ऑब्जर्व दिस बॉडी एज वेल आफ्टर 2 मिनट्स। तो ज्यादा मोशन किसने दिखाया? क्वाइट ऑब्वियसली इस बॉडी ने दिखाया।
इस बॉडी ने जो है मोशन कम दिखाया. सो मोर द मोशन that is actually measured by the what we call as the velocity over here for the given mass. So more the motion means the more the momentum. Fine. So more the motion means more the momentum. So that this is what was defined by what we call as the Newton. So Newton defined this momentum as the quantity of motion. अच्छा, ये momentum जो होता है numerically that is equal to mass multiplied by velocity. अब यूनिट तो पता लग जाएगी, यहाँ से मास की यूनिट आ जाएगी केजी, इसकी आ जाएगी मीटर पर सेकंड. उसके बाद ये वेक्टर क्वांटिटी है वो भी हमें पता है. और डायरेक्शन किधर की तरफ होती है इसकी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम टू दैट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. याद रखना, जिधर की तरफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ना कि चेंज इन वेलोसिटी, मोमेंटम की डायरेक्शन उधर की तरफ ही होगी. और अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो मास की हो जाएगी m l t -1, ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला बैठ जाएगी. और उसके बाद अगर मुझे मोमेंटम को डिफाइन करना है, मोमेंटम बीइंग वेक्टर क्वांटिटी, सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख दूं, ये मेरे पास 2 kg और ये जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका मोमेंटम लेट्स से मैं p1 मार्क कर दूं. और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये 2 kg और ये जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड से, लेट्स से इसका मोमेंटम p2 मार्क कर देता हूँ. सो कैन आई से द मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम होता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, दोनों का मोमेंटम सेम है. दोनों का मोमेंटम बराबर नहीं है, बिकॉज डू रिमेंबर दी मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी. जो मोमेंटम है हमारे पास, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी कब बराबर होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी तब बराबर होती है जब उनके पास सेम मैग्नीट्यूड हो और एज वेल एज सेम डायरेक्शन हो. देखिए इसका मोमेंटम की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, आई कैप की तरफ. इसके मोमेंटम की डायरेक्शन किधर की तरफ है, जे कैप की तरफ. तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम तो सेम है. आई मे राइट, इफ आई विल राइट, आई कैन राइट दिस वे, magnitude of momentum 1 is equal to magnitude of momentum 2, but the momentum 1 is not equal to the momentum 2. that is important because दोनों की डायरेक्शन जो है सॉरी वो सेम नहीं है. अब ये मोमेंटम जो है वो कैसे कैसे डिफरेंट केसेस में निकालते हैं. सो इसके लिए केसेस है 5 केसेस, आई गेस वी जनरली डिस्कस इन द क्लास. फर्स्ट केस इज, अगर मेरे पास 2 बॉडीज हैं और उनका वेलोसिटी सेम है और मास जो है वो डिफरेंट है. वेलोसिटी सेम है, मास जो है वो डिफरेंट है. तो याद रखना उनका कभी मोमेंटम बराबर नहीं हो सकता. P1 इज नॉट इक्वल टू P2. लेट्स से मेरे पास एक बॉडी है M1, इसकी वेलोसिटी है v, सेम डायरेक्शन. फिलहाल हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कर रहे. ये M2 है और ये वेलोसिटी v है. तो डायरेक्शन तो वेलोसिटी की सेम है. वेलोसिटी तभी सेम होगी जब मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, बिकॉज वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी. तो मैं इसको ऊपर नहीं बना सकता, तब मैं m1 v1 लिखता. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसका मोमेंटम जो होगा वो होगा m1 इंटू v. मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मोमेंटम की बात करूंगा m2 मल्टीप्लाइड बाई v, एंड आई कैन टेक p1 by p2 if I will divide, that is m1 divided by m2. So this formula you are going to use whenever you are being given same velocity different masses. तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो. केस नंबर 2, if two bodies have different mass and different velocities, if two bodies have different mass and different velocities, तब उनका मोमेंटम सेम हो सकता है. मोमेंटम कैन बी सेम, मोमेंटम सेम हो सकता है उन दो बॉडीज का, राइट. अब उसके पीछे रीजन देखना. सपोज मेरे पास एक बॉडी है 2 kg की
और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। कोई दूसरी बॉडी है जिसका मास 10 kg है और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। दोनों की मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं मोमेंटम 1 की बात करूं वो कितना आएगा, 10 इंटू 2 दैट इज 20, राइट। आई कैप यूनिट तो बाद में लिखेंगे। P2 कितना आ जाएगा, ये भी 20 आएगा। तो कहने का मतलब अगर दो बॉडीज है उनके मासेस डिफरेंट है, मासेस डिफरेंट और वेलोसिटीज भी डिफरेंट है, तो उनके मोमेंटम्स जो है वो बराबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो वो मैं लिखूंगा P1 इज इक्वल टू P2, तो मैं लिखूंगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ पे अगर मैं मासेस का रेशियो निकालूंगा M1/M2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1। So this is to be understood. This formula is to be used when we have masses of the sorry different masses and different velocities. The momentum can be same. उसके बाद momentum case number 3. Case number 3. When an object is dropped from height h. आपने किसी ऑब्जेक्ट को हाइट h से ड्रॉप किया, ऑब्जेक्ट आया गिरा एंड यू ड्रॉप्ड इट। और अगर आप याद करें जब मैंने काइनेमैटिक्स डिस्कस किया था, काइनेमैटिक्स के ग्राफ्स को डिस्कस किया था, वहां पे मैंने ड्रॉप का कॉन्सेप्ट बताया था। ड्रॉप का मतलब होता है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0। जब ये नीचे टकराएगा, लेट्स से सम हाइट h इसने ट्रैवल कर ली, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज √2gh। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। क्योंकि अगर आप देखें थर्ड इक्वेशन लगाइए, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, राइट, बाय साइन कन्वेंशंस। u तो 0, v कितना है, √2gh। फाइन। तो यहाँ पे अगर मैं मोमेंटम निकालूं तो मोमेंटम नीचे टकराते हुए कितना होगा, m इंटू वी, सो दैट विल बी इक्वल टू m इंटू √2gh। टू रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट। मूविंग फ्रेम के लिए भी हम ये लगा सकते हैं, बिकॉज एक नोट पॉइंट ये याद रखना आपको, चलो वो लास्ट में लिखेंगे। तो हमने ये चीज सीखा केस नंबर 4 से 3। इसी तरीके से हम केस नंबर 4 की बात करें। इफ एन ऑब्जेक्ट is thrown from a height, thrown from a height downwards। आपने अभी तो पहले केस में क्या किया था, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था। अब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग इट सम इनिशियल वेलोसिटी। तो इस केस में जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी √u² प्लस 2gh। और अगर मैं मोमेंटम निकालूंगा तो मोमेंटम किसके बराबर होगा, mv, सो दैट इज इक्वल टू m into under root of u square plus 2gh. So this gives you the concept of what we call as the momentum in different cases. अलग अलग केसेस में अलग आएगा। जैसे डिब्रॉगली में आप बात करते हो p इक्वल टू h बाई लैम्डा, वहां पे लैम्डा पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो एक फंडामेंटल बात होनी चाहिए मोमेंटम के बारे में हमें पता, दैट इज दिस मोमेंटम। फिलहाल मैं सिर्फ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। मोमेंटम इज फ्रेम डिपेंडेंट। मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है, लाइक इट इज फ्रेम डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल आई विल टेक दिस इज अ कार, ओके ये एक कार है। इस कार में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से यहाँ पे, और ये ऐसे मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर 1, यहाँ पे ऑब्जर्वर नंबर 2। अगर मैं ऑब्जर्वर नंबर 2 से पूछूं ये वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है, लेट्स से इसका मास है स्मॉल m, तो ये वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। सो मैं लिखूंगा लेट्स से इस इज ऑब्जर्वर नंबर 2। फॉर ऑब्जर्वर 2, फॉर ऑब्जर्वर 2 ऑब्जेक्ट जो है इज एट रेस्ट, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। तो फॉर ऑब्जर्वर 2 इसका मोमेंटम कितना होगा, 0। बट अगर मैं यही बात ऑब्जर्वर 1 से पूछूंगा,
ऑब्जर्वर 1 को लगेगा जितनी स्पीड से कार जा रही है उतनी स्पीड इस ऑब्जेक्ट की भी है, क्योंकि ये ग्राउंड से देख रहा है। तो फॉर ऑब्जर्वर 1 ऑब्जेक्ट इज मूविंग at the rate of v. So for observer number 2, momentum is not equal to 0 and it is equal to mv. So this was the basic idea about momentum. This was the basic about idea about inertia. This was the basic idea about what we call as the first law of motion. This was the basic about idea about the what we call as the force. Inshallah, in the next video I'll be coming up with the change in momentum के सारे cases जो हमारे 7-8 cases बन जाते हैं। उसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ के बात करेंगे, देन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इन केस there is any doubt, there is any confusion, you can just let me know in the comment section. See you in the next video. Thank you.